तो ऑक्सीजन की मॉक ड्रिल करने वाले आगरा के पारस हॉस्पिटल के एक और ही नहीं बल्कि कई पाप सामने आने लगे हैं। यह सिलसिला अस्पताल के संचालक का कथित वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ। लगातार बढ़ते केस सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर पारस के कितने पाप हैं। बेनकाब हो रहे पारस हॉस्पिटल के पाप। पारस हॉस्पिटल को बेनकाब करने वाली चैट। आगरा के पारस हॉस्पिटल प्रकरण में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर हॉस्पिटल को बेनकाब करने वाली एक चैट सामने आई है, जिससे उसके तमाम दावों की हवा निकल रही है। पारस अस्पताल में 27 अप्रैल को कोरोना से जान गंवाने वाली राधिका अग्रवाल की व्हाट्सएप चैट सामने आई है, जिसमें ऑक्सीजन के लिए अस्पताल में टॉर्चर किए जाने की बात कही गई। आज इसकी प्लानिंग तो थी, डेली मैसेज में बात होती थी, चैटिंग पे मारने की प्लानिंग चल रही है। मुझे ऑक्सीजन बंद कर देते हैं आए दिन, जी घबरा रहा है, मर जाऊंगी, यहाँ पे मुझे निकाल लो। डॉक्टर से बात होती थी, डॉक्टर कहते थे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आईसीयू में भर्ती है, इसलिए उनके दिमाग में नेगेटिविटी आ रही है। पारस अस्पताल के खिलाफ एक और केस। चैट से ऑक्सीजन टॉर्चर का खुलासा। राधिका की व्हाट्सएप चैट बहन मनीषा अग्रवाल से बातचीत के दौरान की है, जिस वक्त राधिका पारस अस्पताल में भर्ती थी और वो अपनी हालत को लेकर अपनी बहन को बता रही थी। परिजनों ने राधिका अग्रवाल को बीते 15 अप्रैल को अस्पताल में भर्ती कराया था। पारस अस्पताल के संचालक अरिंज जैन का वीडियो सामने आने के बाद मृतक राधिका के पति सौरभ अग्रवाल ने थाना न्यू आगरा में केस दर्ज कराया है। हमारा तो जी कहना चाहिए, उसका हॉस्पिटल सील कर देना चाहिए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। 15 अप्रैल को हमने उनको एडमिट करा था हॉस्पिटल में पारस में। 15 तारीख से 26 तारीख तक उनको वहीं भर्ती रही। उनकी ऑक्सीजन लेवल डाउन होता चला गया। जहां एक तरफ पारस अस्पताल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही हैं, तो वहीं प्रशासन ने भी सभी शिकायतों की जांच तेज कर दी है। एसडीएम सिटी की अगुवाई में सभी मामलों की मजिस्ट्रियल जांच की जा रही है। स्तर पर एक कमेटी बैठी है, उस पर सीएमओ साहब और एडीएम वो जांच हो रही है। वहाँ पे डेथ ऑडिट हो रहा है, उसका आधार पर वहाँ पे जांच का रिपोर्ट आएगा। जांच रिपोर्ट आने के बाद हमारा पास जो एप्लीकेशन आ रही है पुलिस का, उसके हमने हमारे एसपी क्राइम के नेतृत्व में कितना भी एप्लीकेशन आ रहा है, उससे हम सीएमओ से जांच कमेटी से मिलान करके चेक करेंगे। उस पर जो भी लैप्रोए पड़ेगी, जो भी लैप्रोए आएगा सामने आएगा, और जो जाँच में कोई चीज़ निकल के आता है जो हॉस्पिटल का खिलाफ, उसके आधार पर हम लोग आगे मुकदमा दर्ज करेंगे। पारस हॉस्पिटल कांड में जिलाधिकारी भी फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि वीडियो वायरल होने के बाद से अब तक दर्जन से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जो ऑक्सीजन को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोल रहे हैं। आईएमए आगरा भी खुलकर जिलाधिकारी के विरोध में उतर चुका है। आगरा से एबीपी गंगा के लिए नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट। एक तरफ कोरोना काल में लोगों को जांच की किल्लत हो रही थी, उसी वक्त लखनऊ के सबसे बड़े अस्पताल केजीएमयू में खेल चल रहा था। खेल हो रहा था कोरोना जांच करने वाली किट की खरीद में, जिसमें केजीएमयू के सफेद पोशों ने जमकर लूट की है। देखिए कोरोना काल के किट चोरों का कारनामा। कोरोना किट खरीद में बड़ा खेल, केजीएमयू में किट का गड़बड़ झाला। लखनऊ की केजीएमयू में कोरोना टेस्टिंग किट खरीदने में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। केजीएमयू ने बाजार से कहीं ज्यादा दाम पर कोरोना किट खरीदी है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से होने के बाद मामले की जांच में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। गड़बड़ी सामने आने के बाद केजीएमयू ने टेंडर निरस्त कर शासन को रिपोर्ट भेजी है। बाजार से कहीं ज्यादा दाम पर किट सप्लाई करने वाली कंपनी के खिलाफ तो टेंडर निरस्त की कार्रवाई कर दी गई, लेकिन देखना ये होगा कि उस टेंडर की कमेटी से जुड़े लोगों से इंक्वायरी कब होगी और जो भी महंगे दाम पर इस किट को खरीदने के जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी या नहीं। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री कार्यालय से शिकायत की गई थी कि कई राज्यों की तुलना में केजीएमयू में महंगे दामों पर टेस्टिंग किट खरीदी जा रही है। शिकायतकर्ता ने बताया था कि नवज्योति साइंटिफिक सेल्स कॉर्पोरेशन ने जो किट 35 रुपए 40 पैसे में केजीएमयू को भेजी, वही किट बिहार में जेम पोर्टल के माध्यम से 19 रुपए 40 पैसे में बेची जा रही है। इसी तरह शिकायतकर्ता ने बताया था कि वीटीएम किट की बाजार में कीमत सिर्फ 7 रुपए 65 पैसे है, जबकि केजीएमयू इसे 35 रुपए 40 पैसे में खरीद रहा है। इसके अलावा 23 रुपए वाली आरटीपीसीआर किट को 50 रुपए 40 पैसे पर खरीदने की जानकारी दी गई थी।
केजीएमयू के अफसर पहले गड़बड़ी न होने का दावा कर रहे थे। जांच में मामला सही निकला तो गुपचुप तरीके से टेंडर निरस्त कर दिया गया। फिलहाल केजीएमयू ये भी जांच करवा रहा है कि अब तक अधिक दाम में कितनी किट खरीदी गई और कितना पेमेंट कंपनी को किया जा चुका है। पहले तो ये है कि केजीएमयू में जो भी किसी भी प्रकार की जो प्रक्रिया की जाती है खरीद से फरोख्त से संबंधित, उसमें बिल्कुल एक सिस्टम के तहत की जाती है। हमारे यहाँ पर किसी भी तरीके के जब भी हम लोग चीज़ें खरीदते हैं तो टेंडर के माध्यम से खरीदते हैं। इस टेंडर में हमारे यहाँ सबसे पहले टेक्निकल बिड होती हैं। टेक्निकल बिड में जो हम लोग एक्सपर्ट्स जो रखते हैं वो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के रखते हैं। इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में SGPGI और राम मनोहर लोहिया इन इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स इसमें शामिल होते हैं। तो कहने का सीधा सा आशय ये है कि एक मल्टी इंस्टीट्यूशनल एक कमेटी होती है जो हमारे यहाँ पर टेक्निकल बिड को फाइनल करती है। केजीएमयू में कोरोना किट खरीद में बड़ा खेल हो गया है। दरअसल केजीएमयू ने 35 रुपए 40 पैसे में कोरोना किट खरीदी। वहीं मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन 7 रुपए 65 पैसे में ये खरीद रहा है। बिहार में ये किट 8 रुपए 23 पैसे और झारखंड में 12 रुपए 9 पैसे में बेची जा रही है। वहीं RNA एक्सप्रेशन किट की बात की जाए तो केजीएमयू ने इसे 65 रुपए 3 पैसे में खरीदा। वहीं गुजरात में ये किट 13 रुपए 95 पैसे, उड़ीसा में 14 रुपए और त्रिपुरा में 19 रुपए 88 पैसे में खरीदी जा रही है। वहीं RT-PCR किट की बात की जाए तो केजीएमयू ने इसे 50 रुपए 40 पैसे में खरीदा। गुजरात में ये किट 23 रुपए, झारखंड में 28 रुपए और असम में 30 रुपए 88 पैसे में खरीदी जा रही है। जाहिर है कोरोना काल में लाखों की संख्या में किट खरीदी गई होंगी, लेकिन कुछ लोगों ने आपदा को अवसर के रूप में देखा और अपनी जेबें भरने में जुट गए। सवाल उठता है कि दाम में इतना अंतर था और केजीएमयू में टेंडर कमेटी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा की रिपोर्ट। रोहिंग्या मुसलमानों का देश में घुसपैठ का मामला अक्सर सुर्खियों में रहा है, नया नहीं है। लेकिन इस बार यूपी STF के हाथों 2 रोहिंग्या घुसपैठ भी लगे हैं, जिन्होंने अपने कई बड़े खुलासे किए हैं। रोहिंग्या घुसपैठ का ये रोड मैप क्या है, जानिए इस रिपोर्ट में। देश की सुरक्षा में लगाई सेंध। तस्वीरों में दिख रहे दोनों शख्स देश की सुरक्षा में लगातार सेंध लगा रहे थे, लगातार घुसपैठ करा रहे थे और जब चढ़े ATS के हत्थे तो खोलने लगे कई राज। घुसपैठियों के गैंग का सबसे बड़ा खुलासा। ATS के हाथ जब इन दोनों शख्स की गिरेबा तक पहुंचे तो होने लगा खुलासा कि कैसे घुसपैठ को धंधा बना लिया गया और फिर एक एक कर कई रोहिंग्या भारत में अवैध तौर पर दाखिल हुए। फर्जी दस्तावेज बने घुसपैठ का आधार। भारत में एंट्री के बाद से ही लगातार नूर आलम ने दरअसल 7 जून को गाजियाबाद में ATS को 2 शख्स की तलाश थी, जिसके बाद ATS के हत्थे 2 शख्स चढ़े और फिर हुआ खुलासा। दरअसल आमिर हुसैन और नूर हसन को ATS ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया और जब इनसे पूछताछ की गई तो घुसपैठ का सारा खेल खुलकर सामने आ गया। ATS ने नूर आलम और आमिर हुसैन को किया गिरफ्तार। दोनों के पास से फर्जी दस्तावेज हुए बरामद। बांग्लादेश से मेरठ आकर रहने लगा था नूर आलम, म्यांमार से दिल्ली आकर रहने लगा था आमिर हुसैन। इस गिरफ्तारी के बाद से लगातार दोनों से पूछताछ की जा रही थी, जिसमें पता चला कि नूर आलम ने अकेले ही देश में घुसपैठ नहीं की, बल्कि बांग्लादेश से आकर वो मेरठ में रहने लगा था और फिर घुसपैठ का पूरा नेटवर्क चलाता था, जिसके जरिए वो रोहिंग्या को देश में अवैध तौर पर एंट्री दिलवाता था। रिमांड पर लखनऊ लाया गया नूर आलम। पूछताछ में नूर आलम ने किए सनसनीखेज खुलासे। पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में करवाता था एंट्री, फर्जी दस्तावेजों के जरिए यूपी में कराता था दाखिल, भारतीय पासपोर्ट बनवाकर खाड़ी देशों में भिजवाता था। देश में अवैध तौर पर घुसपैठ करने वाले गैंग के मास्टरमाइंड नूर आलम की गिरफ्तारी के बाद कई राज खुल गए हैं, जिसमें अब सवाल उठने लगा है कि अब तक कितने रोहिंग्या अवैध तौर पर देश में दाखिल हो चुके हैं और कहां हैं। साथ ही नूर आलम घुसपैठ कराने के लिए जिन फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करता था, उसमें कौन कौन से सफेद पोश शामिल है। फिलहाल ATS इसकी जांच भी कर रही है। नूर आलम के साले ने खोल दिए राज। दरअसल नूर आलम की तलाश ATS को जनवरी से थी, जब नूर आलम के साले को गिरफ्तार कर लिया गया था। 6 जनवरी को अजीजुल्लाह को गिरफ्तार किया गया था। नूर आलम का साला है अजीजुल्लाह। पूछताछ में अजीजुल्लाह ने लिया था नूर आलम का नाम। फिलहाल लगातार ATS की नजर उन रोहिंग्याओं पर है
जो अवैध तौर पर नूर आलम की मदद से फर्जी दस्तावेजों के सहारे देश में दाखिल हुए थे, अब उनकी तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ठगी की सरकारी ट्रेनिंग की। कानपुर की साइबर सेल ने ऐसे अपराधियों को पकड़ा है जो इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर लोगों की करोड़ों के संपत्ति का चूना लगा चुके थे। सबसे हैरान करने वाली बात यहां यह है कि इसका सरगना प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना में ट्रेनिंग लेने के बाद गुनाह की दुनिया में उतर गया। साइबर ठगी के लिए सरकारी ट्रेनिंग, रोजगार योजना का लूट के लिए इस्तेमाल। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये शख्स शातिर अपराधी है। शातिर मतलब साइबर क्राइम का ऐसा एक्सपर्ट जिसने लोगों का इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट से डाटा खरीद कर ठगी का शिकार बनाया। इंश्योरेंस प्रीमियम में छूट का ऑफर, ठगों का शिकार बनाने का शातिर खेल। कानपुर पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके मुताबिक ये अंतर्राज्यीय गिरोह इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट बनकर ग्राहकों से संपर्क करते थे, फिर उन्हें अपने जाल में फंसाकर लूटते थे। पिछले 2 सालों में इन जालसाजों ने करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी को अंजाम दिया। साइबर ठगी का यह हाईटेक गिरोह दिल्ली, यूपी, एमपी, तेलंगाना, कर्नाटक, बिहार, गुजरात समेत देश के करीब 10 राज्यों में सक्रिय है। यूपी में ये जालसाज राजधानी लखनऊ के एक फ्लैट को अपना अड्डा बनाए हुए थे। यहाँ पे एक सूचना मिली थी, उस पर FIR दर्ज की गई थी कि इंश्योरेंस के नाम पे वादी के साथ फ्रॉड हुआ है। जब इसमें जो साइबर सेल क्राइम ब्रांच में है उसने और थाना टीम ने इसमें फर्दर काम किया तो इसमें एक गैंग का खुलासा हुआ है जिसमें 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। ये सारे जो ऑपरेट कर रहे थे वो लखनऊ से कर रहे थे। ये इंश्योरेंस रिलेटेड फ्रॉड करते थे जिसमें ये जस्ट इनका मेन मॉडस ऑपरेंडी जो था वो ये था कि justdial.com पे ये डाटा लेते थे वेंडर्स का। उन वेंडर्स और इंश्योरेंस एजेंट से ये बात करके जो कस्टमर्स होते थे उनका डाटा पैसे दे के लेते थे। जालसाज लोगों को शिकार बनाने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के प्रीमियम में छूट का जाल फेंकते थे। इस बात का खुलासा कानपुर के गुजैनी इलाके में रहने वाले एक शख्स की शिकायत से हुआ है, जिसमें उसने बताया कि उसके पास मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर प्रीमियम में छूट का ऑफर देकर 51,000 रुपए ठगे गए। क्राइम ब्रांच ने जांच शुरू की तो शिवम कुशवाहा नाम का सरगना गिरफ्त में आया और उसके कई साथियों को भी टीम ने गिरफ्तार किया। एजेंट से खरीदते थे ग्राहकों का डाटा, जस्ट डायल साइट से तलाशते थे एजेंट, पॉलिसी नंबर तक की रखते थे जानकारी। पूरी जानकारी के साथ ग्राहकों को करते थे फोन। डिटेल जानकारी से ग्राहकों को होता था भरोसा। पकड़े गए आरोपियों में 2 लोग गुड़गांव की एक इंश्योरेंस कंपनी में काम कर चुके थे, जबकि सरगना ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 3 महीने की ट्रेनिंग ले रखी है। लेकिन इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल उसने जिंदगी को संवारने के लिए नहीं बल्कि गुनाह की दुनिया में कदम रखने के लिए किया है। कोरोना काल में ऐसा लगता है कि साइबर ठगों की मौज हो गई है। लगातार साइबर ठग लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं और इंश्योरेंस के नाम पर 2 साल से ये गैंग लोगों को ठग रहा था। 10 राज्यों में इस गैंग ने लोगों को ठगने का काम किया था और मास्टरमाइंड समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को अभी इनके अन्य साथियों की भी तलाश है, लेकिन साइबर ठगों से अगर आपको बचना है तो आपको जागरूक होना होगा और पुलिस की लगातार जागरूक करने वाली अपीलों पर बेहद गंभीरता से भी ध्यान देना होगा। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार अवैध असलहों के प्रदर्शन के वीडियो सामने आ रहे हैं, जो कानून व्यवस्था और पुलिस के लिए चुनौती है। देखिए अमरोहा में दहशत का देसी टशन। ले फिर आ गए सब राज्य खुशे। हाँ, तेरे को क्या लगता था कि नहीं लौटेंगे? गलत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो। नहीं रुक रहा अवैध हथियारों का प्रदर्शन। अमरोहा में फिर वायरल देसी टशन। हाथ से मोबाइल की सेल्फी और पीछे दूसरा साथी हथियार से फायरिंग कर रहा है। एक बार नहीं बल्कि फायरिंग कई बार की जा रही है।
पुलिस के इकबाल को चुनौती देने वाली ये तस्वीरें एक बार फिर से अमरोहा जिले से सामने आई हैं। न पुलिस का खौफ, न कानून का डर, टशन में हाथों में हथियार। केवल बेखौफ होकर फायरिंग करने वाला ये वीडियो ही नहीं, बल्कि एक और वीडियो भी है जो कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। ये दूसरा वीडियो पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। बाइक पर तमंचा रखकर 3 युवक वीडियो बना रहे हैं और बाइक हवा के रुख से बात कर रही है। बाइक पर तमंचा रखकर घूमते तीनों युवकों वाला ये वीडियो थाना धनोरा क्षेत्र के अमरोहा रोड का बताया जा रहा है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन युवकों को न तो खुलेआम तमंचा रखने का खौफ है और न ही अपनी पहचान होने का डर। और तो और इन आरोपियों को तो पुलिस के वाहन चेकिंग का भी खौफ नहीं है, जो ये बताने के लिए काफी है कि अमरोहा में पुलिस का इकबाल कहां पर है। बड़ा सवाल है कि आखिर इन युवकों के पास से इतनी बड़ी तादाद में देसी तमंचे कहां से आ रहे हैं, क्योंकि अमरोहा में ऐसा पहली बार नहीं है जब इस तरह के वीडियो सामने आए हैं और पुलिस के लिए चुनौती साबित हो रहे हैं, बल्कि एक सप्ताह में ऐसा तीसरी बार हो रहा है जब अवैध तमंचों का वीडियो वायरल है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। एबीपी गंगा के लिए अमरोहा से अफसर अली।